हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोग के लिए मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स का वन शॉट वीडियो लेके आया हूं आप लोग की, जिससे बोर्ड की प्रैक्टिस अच्छे से बढ़िया तरीके से हो जाए। तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स में हम लोग पढ़ते हैं वन शॉट में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या होता है? यानी जब हम किसी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को किसी रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। यानी ऑल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो मैट्रिक्स में हम किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो देखिए मैट्रिक्स में हम इस तरीके से इस ब्रैकेट में एलिमेंट्स को रख सकते हैं या इस ब्रैकेट में रख सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों आप जानते हैं रो किसे कहते हैं? रो क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइंस। और कॉलम्स क्या होते हैं? वर्टिकल लाइंस। कॉलम्स क्या होते हैं? वर्टिकल लाइंस। यानी एक तरह से किसी भी मैट्रिक्स को हम किस फॉर्म में सेट करते हैं? A इक्वल टू ए आई जे। यहां पे आई क्या होता है? आई किसको रिप्रेजेंट करता है? रो को। और जे रिप्रेजेंट करता है किसको? कॉलम को। जे यहां पे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। यानी A11 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 12 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। और 13 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो इसी तरीके से हम सारे एलिमेंट का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो हम सभी जानते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। यानी नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। जैसे सपोज करिएगा कोई भी मैट्रिक्स है, इसमें 15 एलिमेंट हैं, तो हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर? तो उसकी कितनी रो और कितने कॉलम हो सकते हैं? 15 एलिमेंट है तो 5 क्रॉस 3 हो सकता है, 3 क्रॉस 5 हो सकता है, 15 क्रॉस 1 हो सकता है और 1 क्रॉस 15 हो सकता है। सेम इसलिए इसी तरीके से जैसे 8 एलिमेंट है तो क्या हो सकता है? 8 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 4 एंड 4 क्रॉस 2। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग का है कंस्ट्रक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो कंस्ट्रक्ट में हम लोग क्या करेंगे? देखिएगा, कंस्ट्रक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स जैसे सपोज करिएगा मुझे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है ना। तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करूंगा मैं? जैसे आपको गिवन में क्या होगा, जैसे आपसे कहा जाएगा A इक्वल टू ए आई जे, A इक्वल टू ए आई जे, और ए आई जे जैसे सपोज करिए दिया हुआ है I की पावर j। तो मुझे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। इसका मतलब इसमें क्या आएगा? 2 रो आएंगी और 2 कॉलम आएंगे। यानी एक तरह से मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? A11, A12, A21 और ये A22। तो 1 1 मतलब I की जगह 1 और J की जगह 1 लिखेंगे तो क्या आएगा? 1। A12 तो I की जगह 1, J की जगह 2 रखेंगे तो भी 1 ही आएगा। और 2 1 लेंगे तो भी क्या आएगा? 2 आएगा। और 2 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर यदि पता करना हो तो हम कैसे पता करते हैं? जिसमें रो पता कर लेते हैं और कॉलम का पता कर लेते हैं। और कंस्ट्रक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स में बहुत सारे एग्जांपल्स इस तरीके से आ सकते हैं। जैसे ए आई जे इक्वल लिखा है यहाँ I की पावर j। सेम उसी तरीके से और भी क्वेश्चन आगे हो सकते हैं। जैसे सपोज करिएगा कोई क्वेश्चन आया और आपके लिए लिख दिया ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर। तो आपको 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। तो 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का बनाना है तो इसमें 3 रो और 2 कॉलम होंगे। तो 1 1 तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। और 1 2 लेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9। ऐसे 2 1 में क्या आएगा? 9। और 2 2 में क्या आएगा? 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर 16। ऐसे ही 3 1 में लेना होगा तो क्या आ जाएगा? 9। 3 1 में यानी 4, यानी 3 1 यानी 16। और यहां 3 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा? 25। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स हैविंग एग्जैक्टली 1 रो, जिसमें केवल एक ही रो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। एक ही रो, कॉलम चाहे कितने भी हो सकते हैं, जैसे 2 -1 3, ये हमारा रो मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया। एज अ सेम कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें केवल
एक ही कॉलम होता है और रो कितनी भी हो सकती हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, कॉलम मैट्रिक्स। चलिए क्लियर हुआ सभी लोगों को। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब जैसे हमारा आया हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, तो हॉरिजॉन्टल, अब जैसे हमारा यहाँ पे बोर्ड है ये, तो बोर्ड किस टाइप का है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ हॉरिजॉन्टल बोर्ड है। तो इसमें रो ज्यादा बनेगी कि कॉलम, तो देखिए इधर से साइड से ज्यादा चौड़ा है ना, तो इसमें कॉलम्स वर्टिकल लाइंस ज्यादा हो जाएंगी, यानी एक तरह से नंबर ऑफ रो यहाँ कम होंगी कॉलम से, यानी एक तरह से हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। जैसे आपका ये आ गया 3 2 -1 4 5 8, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गया। अभी हमारा आया वर्टिकल मैट्रिक्स, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, यानी एक तरह से इस टाइप से, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जब नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे इस टाइप से आपका 2 3 1 4, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का हो गया। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर में आपका जैसे 3 1 2 4 1 5 1 0 3, तो ये आपका 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का हो गया। ओके, तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स था। अब हम लोग आगे देखते हैं, देखिएगा डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, देखिएगा डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, देखिए यानी इसमें केवल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स बच्चों क्या होते हैं, जिसमें आई जे के इक्वल हो, यानी डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स किसे कहते हैं, जिसमें आई जे के इक्वल होता है। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है, जिसमें केवल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे इस टाइप से, और अदर एलिमेंट्स सभी क्या होते हैं, जीरो होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। इसको बच्चों हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, D3 2 -1 और ये 3, तो ये भी बोल सकते हैं। अभी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, तो उसे D2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके अब हम लोग जैसे देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है। इसमें क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं और अदर सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, तो उसे क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स, यानी एवरी डायगोनल एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल सेम, तो उसे क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। अब जैसे हमारा आया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें क्या होता है, एवरी डायगोनल एलिमेंट 1 होता है और अदर एलिमेंट 0 होता है, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, I2 से, क्योंकि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, और I3 से रिप्रेजेंट करेंगे 1 1 1 और ये 0 0 0 0 0 0, तो ये हमारा I3 हो गया। ओके, तो सबको क्लियर हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, सभी जानते हो ना, यानी एवरी एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स इज 0। फिर भी हम लोग यहाँ पे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर वाले को हम इस तरीके से O2 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम O3 से, यानी इसके सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने आया इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, तो इक्वल मैट्रिक्स एग्जिस्ट कब करता है, इक्वल मैट्रिक्स एग्जिस्ट कब करता है, यानी सेम ऑर्डर होना चाहिए, सेम ऑर्डर एंड सेम corresponding elements, corresponding elements, सेम ऑर्डर एंड सेम corresponding elements। जैसे सपोज करिएगा कोई क्वेश्चन लिया हमने, x - y
एक्स स्क्वायर 1 और ये 2। अब जैसे यहां पे आया हमारा 1 1 2 और ये भी मैंने 1 ले रखा है यहाँ पे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ, x माइनस वाई क्या है हमारा यहाँ, x माइनस वाई 1 कंपेयर कर देंगे ना, देखो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है, तो x माइनस वाई 1 हो गया और एक्स स्क्वायर इक्वल क्या हो गया 1। तो x की वैल्यू यहाँ क्या आ रही है प्लस माइनस 1, तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो x 1 लेंगे तो बच्चों y क्या आ जाएगा 0, और x से यदि माइनस 1 लेंगे तो y क्या आ जाएगा, x माइनस 1 लेंगे तो y आ जाएगा माइनस का 2। ओके, तो इस तरीके से हम कंपेयर करके इक्वल मैट्रिक्स के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम इसी तरीके से हम उनको कंपेयर कर लेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बच्चों अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, यानी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है, जिसके वो एलिमेंट 0 होते हैं जिसमें आई जे से बड़ा हो। तो आई जे से बड़ा किस में होता है भाई, जैसे 2 1, जैसे यहां पे आ गया 2 1, और बाकी सब एलिमेंट चाहे कुछ भी हो सकते हैं। तो एक तरह से ये ट्रायंगुलर फॉर्म बन रही है ना, इसीलिए इसको अपर ट्रायंगुलर बोलेंगे। अभी जैसे इसमें हो तो 2 1 3 1 और 3 2, बाकी सब एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हमारा आया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी इसमें क्या होता है ए आई जे 0 होता है कब, जब आई जे से छोटा हो, यानी यहां पे 0 आएगा, तो यह नीचे से ट्रायंगुलर फॉर्म बनेगी, तो इसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे अभी हमारा यहाँ पे इसमें है तो ये 0 और ये 0 और ये 2 माइनस 1 4 5 6 8, तो आपका ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, यानी स्केलर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे सभी सपोज करिएगा a इक्वल टू आपके सामने आया 2 1 3 4 और हमें क्या निकालना है 2a, तो 2a क्या आ जाएगा 4 2 6 8, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं बस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन में क्या होता है बच्चों, सीधे सीधे एडिशन कब एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट फॉर ओनली सेम ऑर्डर, यानी ऑर्डर सेम होगा तो ही एग्जिस्ट करेगा एडिशन, ठीक है ना। जैसे सपोज करिए a इक्वल आपका लिखा है 2 1 3 4 माइनस 1 4, और b इक्वल लिखा है मान लीजिए 1 2 0 2 1 3। अब मुझे आपका यहाँ a प्लस बी करना है, तो हम लोग देख रहे हैं ऑर्डर सेम है ना, तो हम क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। तो 1 1 को 1 1 से, तो क्या हो गया 3, 1 2 को 1 2 से 3, 1 3 को 1 3 से, ये भी 3 आ रहा है, और ये 4 प्लस 2 6, माइनस 1 प्लस 1 0 और 4 प्लस 3 7। तो इसी तरीके से हम लोग ऐड कर सकते हैं, और बच्चों इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। बच्चों ये से ध्यान से देखिएगा कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है, जैसे P और Q दो मैट्रिक्स है, P और Q दो मैट्रिक्स है, और जैसे सपोज करिएगा इसका ऑर्डर m क्रॉस n है और इसका ऑर्डर p क्रॉस q है, तो p और q का मल्टीप्लाई कब एग्जिस्ट करेगा, सबसे मेन बात ये है कब एग्जिस्ट करेगा, जब पहले वाले के कॉलम और दूसरे के रो सेम होंगे, यानी n जो है p के इक्वल होगा। तो p q का ऑर्डर बच्चों क्या आ जाएगा, n p के यदि इक्वल है तो
m क्रॉस q आ जाएगा। कितना आ जाएगा? m क्रॉस q, पी क्यू का ऑर्डर। जैसे सपोज करिएगा कोई क्वेश्चन लिया हमने 2 - 1 1 4 2 3 1 0 2। अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 3 2 1 2 2 1, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई बच्चों कैसे किया जाता है? हमेशा इस तरीके से किया जाता है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे। 1 1, तो 1 1 में ही लिखेंगे। तो 1 1 में लिखेंगे तो 2 इंटू 3 कितना आएगा? 6। मतलब फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से और थर्ड का थर्ड से। -1 का 2 से करेंगे तो -2, 1 का 1 से करेंगे तो 1। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करेंगे यानी 1 2, तो 1 2 में लिखेंगे तो कितना आएगा? ये 4 -2 और ये 1 का 1 से 1। अब 2 1 पे आ जाइए तो ये आपका आ गया 12 +4 +3। आगे आ जाइए ऐसे 2 2 में 8 +4 +3। अब थर्ड रो पे आ जाइए। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यानी 3 1, यानी 3 +0 +2। ऐसे ही थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो ये आपका आ जाएगा 2 +0 +2। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और ये हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। क्लियर हुआ? अभी इसी में और चीज देखते हैं। जैसे जब भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आता है, जैसे आपको ए स्क्वायर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए स्क्वायर। तो आप लोग कैसे करेंगे? ए का ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। जैसे आपको ए क्यूब निकालना है तो ए क्यूब निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ए स्क्वायर इंटू ए या ए इंटू ए स्क्वायर, कैसे भी कर सकते हैं। ओके, क्लियर है सबको? चलिए अब आप लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो बच्चों ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स सब लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? यानी जैसे अभी सपोज करिए ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, तो ए का यदि हम ट्रांसपोज करते तो टी लगा के या डैश लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है तो ये ए जे आई हो जाएगा। जैसे अभी हमारे सामने 2 1 3 4 1 0 ये लिखा हुआ है और हमें ए ट्रांसपोज करना है तो क्या आ जाएगा? यहाँ 2 1 3 4 1 0, इस तरीके से हम ए ट्रांसपोज कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी प्रॉपर्टीज भी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करें तो वही लौट के आ जाएगा। जैसे के ए का ट्रांसपोज करें तो क्या आ जाएगा? के ए का ट्रांसपोज। ए प्लस बी का ट्रांसपोज करें तो क्या आएगा? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी आपसे कहा जाए ए बी का ट्रांसपोज, तो ए बी ट्रांसपोज क्या आएगा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। और ए बी सी 3 मैट्रिक्स है, इनका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा? सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्लियर हुआ आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? यानी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करें तो वही लौट के आ जाता है, तो उसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया तो वही लौट के आ गया। जैसे ए इक्वल हमारा लिखा हुआ है यहाँ 3 2 1 4। एक मिनट, जैसे यहाँ ये लिखा हुआ है, अभी हमने इसका क्या कर दिया? ट्रांसपोज। तो आप देख ही रहे हो इसी तरीके से ये फिर से आ जाएगा। तो यानी एक तरह से क्या हो गया? ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। इसी तरीके से हम 3x3 ऑर्डर में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, यानी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करें तो नेगेटिव टाइम्स के इक्वल आता है, यानी ट्रांसपोज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स। यानी एक तरह से ए इक्वल हमारा जैसे लिखा है 0 2 -3 -2 3 0 4 -4 0। अब हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज किया तो क्या आ जाएगा 0 2 -3 -2 0 -4 और ये 3 4 0। तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि नेगेटिव साइन का फर्क पड़ रहा है। जब भी मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं तो ए फिर से रिवर्स हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया माइनस का ए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग आगे एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे अभी आपके सामने आया कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए और बी सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इक्वल क्या आ जाएगा ए, और बी ट्रांसपोज इक्वल क्या आ जाएगा बी। तो इन्होंने पूछा बताओ ए बी माइनस बी ए कैसा मैट्रिक्स होगा, तो हमने ले लिया पी। अब हमें ये पता करना है, तो ए यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमने क्या किया इसका ट्रांसपोज कर लिया। तो ये आपका क्या हो गया ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, तो ये हम लोग का क्या आ गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज को बी और इसको ए और इसको हम लिख सकते हैं ए बी, तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा तो ये वही आ गया ए बी माइनस बी ए, यानी एक तरह से माइनस का पी आ गया। यानी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो क्या आ गया ये नेगेटिव टाइम्स आ गया, मतलब ये कैसा मैट्रिक्स हुआ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। इसी टाइप के बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं आप लोग को क्वेश्चंस करा रहा हूं और आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद पहले मैं आपको डिटरमिनेंट्स की थ्योरी कराता हूं, उसके बाद मैं आप लोग को थोड़े बहुत क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक शीट भेज दूंगा, वो आप लोग कर लीजिएगा और मैं कराऊंगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, है ना। अभी हमने क्या पढ़ा था मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स में हमने सारी थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। अब हम लोग डिटरमिनेंट्स की थ्योरी के बारे में बात करते हैं। तो डिटरमिनेंट्स की थ्योरी हम किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, तो डिटरमिनेंट्स में होता क्या है, सबसे मेन बात क्या है कि डिटरमिनेंट हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है। डिटरमिनेंट किस में होता है, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है। अब इससे पहले सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हम माइनर्स। तो माइनर्स क्या होते हैं बच्चों, देखिए माइनर्स क्या होते हैं, जैसे सपोज करिएगा ए बी सी डी, ये मैंने कोई एक मैट्रिक्स ले लिया। अब मुझे माइनर्स निकालने हैं। माइनर्स किसी भी एलिमेंट का हम किस तरीके से निकालते हैं, सभी एलिमेंट्स का माइनर्स अलग अलग निकाला जाता है। ओके, हम सभी एलिमेंट्स का हम अलग अलग माइनर्स निकाल सकते हैं। जैसे हमें M11 निकालना है, तो 11 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम छिपा लेंगे। तो M11 निकल आएगा तो 1 1, तो यहां क्या आ जाएगा M11 D। एज अ सेम M12 निकालना हो तो M12 क्या आ जाएगा M12, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो क्या आ जाएगा यहाँ C। ऐसे M21 निकालना हो हमें तो 21 क्या होता है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आ जाएगा B। ऐसे M22 निकालना हो तो M22 बच्चों क्या आ जाएगा सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छिपा लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा A। इज दैट क्लियर, सबको क्लियर है। अब हम लोग कोफैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों कोफैक्टर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Cij इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे Mij, तो ये कोफैक्टर्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अभी जैसे हमें किसी का भी कोफैक्टर निकालना है तो हमें क्या ध्यान रखना है कि इन दोनों का सम यदि इवन आता है, इन दोनों का सम इवन आता है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो माइनर है वही आ जाएगा। अभी इस दोनों का सम ऑड आता है तो नेगेटिव साइन ऑड लग जाएगा माइनर्स में। तो जैसे हमने निकाला यहाँ पे C11, तो हम इन दोनों का सम कैसा है इवन है ना,
तो इवन है तो पॉजिटिव साइन ही रहेगा। तो 1 1 को छिपाने पे क्या मिला, 1 1 को छिपाने पे क्या मिला, डी। C12 यानी 1 2 को छिपाने पे क्या मिलेगा, क्योंकि 1 2 सम क्या हुआ, ऑड हुआ ना, माइनस यानी 1 + 2 3, 1 + 2 3, 3 क्या होता है, ऑड होता है, तो ऑड होता है इसलिए यहां पे क्या आएगा, 1 2 को छिपाने पे C। एज अ सेम C21 निकालेंगे तो C21 क्या आएगा, 21 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छिपाना है तो आया B, तो यहां माइनस का B लेंगे। ऐसे ही बच्चों C22 निकाल सकते हैं, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छिपाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, A ही आएगा, क्योंकि इन दोनों का सम हम क्या है, यहाँ पे इवन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं। अभी हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो व्हाट इज अ डिटर्मिनेंट, व्हाट इज अ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, किसी भी एक रो के हर एलिमेंट का उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके सम कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट। जैसे ये ए मैट्रिक्स है हमारा, तो ए का डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैसे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, जैसे ए बी सी डी, तो क्या आ जाएगा यहाँ, ए डी माइनस बी सी, सीधे सीधे आ जाएगा, आपको कुछ भी समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ए डी फिर माइनस कोफैक्टर का और ये बी सी। सबको क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इसी का 3x3 बताता हूं, तो 3x3 में किस तरीके से करते हैं, ठीक है ना, तो देखिए जैसे मैंने एक कोई मैट्रिक्स लिया ए, 3 2 1 4 1 6 2 2 1। अब जैसे मुझे माइनस फाइंड करने हैं फर्स्ट कॉलम के, C1 के माइनस निकालिए, तो C1 के माइनस निकालते हैं, जैसे M11 निकालना है, क्या निकालना है, M11, तो 11, तो 11 को छिपाने पे क्या मिला, 1 6 2 1, ये आ गया, समझ में आया, तो क्या आ जाएगा यहाँ 1 माइनस 12 यानी माइनस का 11। ऐसे ही हमें जैसे M21 निकालना है, तो 21 को छिपाने पे क्या मिलेगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 2 1, तो ये आपका आया 2 माइनस 2 0। अब जैसे M31 निकालना है, तो 31 क्या आ जाएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छिपाएंगे तो क्या आएगा, 2 1 1 6, तो 12 माइनस 1 यानी आ जाएगा 11। तो सबको क्लियर है ना माइनस। अब जैसे कोफैक्टर्स निकालने हैं आपको, मान लीजिए इसके कोफैक्टर निकालने हैं C2 के, R2 के निकालते, चलिए कोफैक्टर्स ऑफ R2, R2 के कोफैक्टर्स निकालते हैं, तो चलिए निकालते हैं। तो बच्चों C इसका निकालेंगे यानी 2 1, तो आपने देखा इन दोनों का सम क्या आएगा, 2 + 1 3 होता है ना, यानी ऑड है, तो माइनस साइन लगा दीजिए। तो 2 1 को छिपाने पे क्या मिला, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छिपाएंगे तो 2 1 2 1, तो क्या आ जाएगा 0। और C22 ले लीजिए आप, तो 2 2 आपका मालूम है कि 2 + 2 4 होता है, यानी इवन होता है ना, और इवन होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, हम कोई फर्क नहीं पड़ेगा साइन का, तो 2 2 को छिपाने पे क्या मिलेगा 2 2, तो ये आपका आया 3 1 और ये 2 1, तो ये आपका आया 3 - 2 1, 3 - 2 1 आ जाएगा। ऐसे ही अब आप C23 निकाल सकते हैं, सेकेंड रो थर्ड कॉलम,
तो क्या आ जाएगा 3 2 2 2, तो ये आ गया 6 - 4 यानी 2। तो सबको क्लियर है? इस तरीके से हम कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं 3x3 मैट्रिक्स में। अच्छा, जैसे डिटर्मिनेंट निकालना हो तो हम बच्चों सभी जानते हैं डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। एवरी एली कोई भी रो ले लीजिए, कोई भी कॉलम ले लीजिए, हम किसी से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे हमने एक्सपेंड किया यहां R1 से एक्सपेंड किया, तो उसके हर एलिमेंट का उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे हमने लिया 3, तो बच्चों 3 का कोफैक्टर क्या आएगा बताइए? तो 3 के रो कॉलम छिपा लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 के रो और कॉलम छिपाया तो आया 1 6 2 1, तो क्या आ जाएगा 1 - 12, 1 - 12। अब आप लोग 2 पे आ जाइए, तो हम माइनस का 2 लेंगे यहां, क्योंकि इसका कोफैक्टर कैसा आएगा 2 का नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि ये 1 2 है, यानी 1 + 2 3, यानी ऑड हो गया। तो इसके रो कॉलम छिपाया तो क्या है 4 - 12, ऐसा से हमने 1 ले लिया, तो 1 के रो कॉलम छिपा लिए, तो कितना आया 8 - 2। तो बच्चों इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? सबको समझ में आ गया? बच्चों यहाँ पे हमने माइनस नहीं लगा पाया, तो यहाँ माइनस और लगा लीजिए, तो ये माइनस का 2 आएगा, ठीक है, माइनस का, क्योंकि 2 3 है ना, 2 3 यानी ऑड हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो सबको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स। बच्चों सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, यानी जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ जाता है 0 आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। जैसे कोई क्वेश्चन लिया हमने x - 1 1 2 3 इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स तो हम जानते हैं इसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, तो यानी x - 1 2 1 3, तो ये 0 ले लिया, तो ये आपका सॉल्व कर लेंगे, तो 3x - 3 - 2 इक्वल टू 0, तो x आपका निकल आएगा यहाँ पे 5/3। सबको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों बढ़ते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, तो देखिए वैसे तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट 12th बोर्ड के सिलेबस में तो हट गया है शायद, है ना। तो चलिए मेन जो प्रॉपर्टी है जिनमें 1 मार्क्स के क्वेश्चंस पॉसिबल होते हैं वो सारी मैं आपको डिक्टेट कराता हूं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का करें, स्क्वायर मैट्रिक्स का या उसके ट्रांसपोज का, सेम ही आता है, क्योंकि हम जानते हैं रो से भी एक्सपेंड कर सकते हैं और कॉलम से भी कर सकते हैं। बच्चों ए बी का डिटर्मिनेंट क्या होता है? हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब आगे पढ़ते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स में हमने सारी थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। अब हम लोग डिटर्मिनेंट्स की थ्योरी के बारे में बात करते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स की थ्योरी हम किस तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स में होता क्या है, सबसे मेन बात क्या है कि डिटर्मिनेंट हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है। डिटर्मिनेंट किस में होता है? केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है। अब इससे पहले सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हम माइनर्स। तो माइनर्स क्या होते हैं बच्चों? देखिए माइनर्स क्या होते हैं, जैसे सपोज करिएगा ए बी सी डी, ये मैंने कोई एक मैट्रिक्स ले लिया। अब मुझे माइनर्स निकालने हैं। माइनर्स किसी भी एलिमेंट का हम किस तरीके से निकालते हैं, सभी एलिमेंट्स का माइनर्स अलग अलग निकाला जाता है। ओके, हाँ भाई, तो हम सभी एलिमेंट्स का हम अलग अलग माइनर्स निकाल सकते हैं। जैसे हमें M11 निकालना है, तो 11 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो और
फर्स्ट कॉलम को हम छिपा लेंगे। तो M11 निकल आएगा तो 1 1, तो यहां क्या आ जाएगा M11 D। एज अ सेम M12 निकालना हो तो M12 क्या आ जाएगा M12 यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो क्या आ जाएगा यहाँ C। ऐसे M21 निकालना हो हमें तो 21 क्या होता है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आ जाएगा B। ऐसे M22 निकालना हो तो M22 बच्चों क्या आ जाएगा सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छिपा लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा A। इज दैट क्लियर? सबको क्लियर है? अब हम लोग कोफैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों कोफैक्टर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Cij इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे Mij। तो ये कोफैक्टर्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अभी जैसे हमें किसी का भी कोफैक्टर निकालना है तो हमें क्या ध्यान रखना है कि इन दोनों का सम यदि इवन आता है, इन दोनों का सम इवन आता है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो माइनर है वही आ जाएगा। अभी इस दोनों का सम ऑड आता है तो नेगेटिव साइन और लग जाएगा माइनस में। तो जैसे हमने निकाला यहाँ पे C11 तो हम इन दोनों का सम कैसा है इवन है ना, तो इवन है तो पॉजिटिव साइन ही रहेगा। तो 1 1 को छिपाने पे क्या मिला 1 1 को छिपाने पे क्या मिला D। C12 यानी 1 2 को छिपाने पे क्या मिलेगा, क्योंकि 1 2 सम क्या हुआ ऑड हुआ ना, माइनस यानी 1 + 2 3, 1 + 2 3, 3 क्या होता है ऑड होता है, तो ऑड होता है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 1 2 को छिपाने पे C। एज अ सेम C21 निकालेंगे तो C21 क्या आएगा 21 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छिपाना है तो आया B, तो यहां माइनस का B लेंगे। ऐसे ही बच्चों C22 निकाल सकते हैं तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छिपाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा A ही आएगा, क्योंकि इन दोनों का सम हम क्या है यहाँ पे इवन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं। अभी हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो व्हाट इज अ डिटर्मिनेंट, व्हाट इज अ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट किसी भी एक रो के हर एलिमेंट का उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके सम कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं डिटर्मिनेंट। जैसे ये ए मैट्रिक्स है हमारा तो ए का डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैसे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे ए बी सी डी तो क्या आ जाएगा यहाँ ए डी माइनस बी सी, सीधे सीधे आ जाएगा, आपको कुछ भी समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए ए डी फिर माइनस कोफैक्टर का और ये बी सी। सबको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इसी का 3x3 बताता हूं। तो 3x3 में किस तरीके से करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जैसे मैंने एक कोई मैट्रिक्स लिया ए 3 2 1 4 1 6 2 2 1। अब जैसे मुझे माइनस फाइंड करने हैं फर्स्ट कॉलम के, C1 के माइनस निकालिए, तो C1 के माइनस निकालते हैं। जैसे M11 निकालना है, क्या निकालना है M11, तो 1 1, तो 1 1 को छिपाने पे क्या मिला 1 6 2 1, ये आ गया, समझ में आया। तो क्या आ जाएगा यहाँ 1 - 12 यानी माइनस का 11। ऐसे ही हमें जैसे M21 निकालना है तो 2 1 को छिपाने पे क्या मिलेगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 2 1, तो ये आपका आया 2 - 2 0। अब जैसे M31 निकालना है तो 3 1 क्या आ जाएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम,
को छिपाएंगे तो क्या आएगा 2116, तो 12 माइनस 1 यानी आ जाएगा 11। तो सबको क्लियर है ना माइनर्स? अब जैसे कोफैक्टर्स निकालने हैं आपको, मान लीजिए इसके कोफैक्टर निकालने हैं C2 के, R2 के निकालते, चलिए कोफैक्टर्स ऑफ R2, R2 के कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो चलिए निकालते हैं। तो बच्चों C इसका निकालेंगे यानी 2 1। तो आपने देखा इन दोनों का सम क्या आएगा 2 + 1 3 होता है ना, यानी ऑड है, तो माइनस साइन लगा दीजिए। तो 2 1 को छिपाने पे क्या मिला, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छिपाएंगे तो 2 1 2 1, तो क्या आ जाएगा 0। और C 2 2 ले लीजिए आप, तो 2 2 आपका मालूम है कि 2 + 2 4 होता है, यानी इवन होता है ना, और इवन होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, हम कोई फर्क नहीं पड़ेगा साइन का। तो 2 2 को छिपाने पे क्या मिलेगा 2 2, तो ये आपका आया 3 1 और ये 2 1, तो ये आपका आया 3 - 2 1, 3 - 2 1 आ जाएगा। ऐसे ही अब आप C 2 3 निकाल सकते हैं, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो क्या आ जाएगा 3 2 2 2, तो ये आ गया 6 - 4 यानी 2। तो सबको क्लियर है? इस तरीके से हम कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं 3x3 मैट्रिक्स में। अच्छा, जैसे डिटर्मिनेंट निकालना हो तो हम बच्चों सभी जानते हैं डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। एवरी एली कोई भी रो ले लीजिए, कोई भी कॉलम ले लीजिए, हम किसी से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे हमने एक्सपेंड किया यहां R1 से एक्सपेंड किया, तो उसके हर एलिमेंट का उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे हमने लिया 3, तो बच्चों 3 का कोफैक्टर क्या आएगा बताइए, तो 3 के रो कॉलम छिपा लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 के रो और कॉलम छिपाया तो आया 1 6 2 1, तो क्या आ जाएगा 1 - 12, 1 - 12। अब आप लोग 2 पे आ जाइए, तो हम माइनस का 2 लेंगे यहां, क्योंकि इसका कोफैक्टर कैसा आएगा 2 का नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि ये 1 2 है, यानी 1 + 2 3, यानी ऑड हो गया। तो इसके रो कॉलम छिपाया तो क्या है 4 - 12, है जैसे हमने 1 ले लिया, तो 1 के रो कॉलम छिपा लिए, तो कितना आया 8 - 2। तो बच्चों इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, सबको समझ में आ गया? बच्चों यहाँ पे हमने माइनस नहीं लगा पाया, तो यहाँ माइनस और लगा लीजिए, तो ये माइनस का 2 आएगा, ठीक है, माइनस का, क्योंकि 2 3 है ना, 2 3 यानी ऑड हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो सबको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स। बच्चों सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, यानी जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ जाता है 0 आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। जैसे कोई क्वेश्चन लिया हमने x - 1 1 2 3 इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स तो हम जानते हैं इसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, तो यानी x - 1 2 1 3, तो ये 0 ले लिया, तो ये आपका सॉल्व कर लेंगे, तो 3x - 3 - 2 इक्वल टू 0, तो x आपका निकल आएगा यहाँ पे 5/3। सबको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों पढ़ते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट।
प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो देखिए, वैसे तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट 12th बोर्ड के सिलेबस में तो हट गया है शायद, है ना। तो चलिए मेन जो प्रॉपर्टी है जिनमें 1 मार्क्स के क्वेश्चंस पॉसिबल होते हैं वो सारी मैं आपको डिक्टेट कराता हूं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का करें, स्क्वायर मैट्रिक्स का या उसके ट्रांसपोज का, सेम ही आता है, क्योंकि हम जानते हैं रो से भी एक्सपेंड कर सकते हैं और कॉलम से भी कर सकते हैं। बच्चों ए बी का डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी, जैसे मैं बी की जगह ए लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा? बी की जगह ए लिख दूं तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट हो जाएगा ना। ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए, मतलब डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। तो कहने का मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि ए की पावर एन का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ए की पावर एन। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया, किसी टाइप का कोई क्वेश्चन दे दिया किसी ने, जैसे आपसे कहा जाए कि a इक्वल टू 3214 ये दिया हुआ है। अब उन्होंने कहा a क्यूब का डिटर्मिनेंट बताओ भाई क्या होगा। अब भाई आपको ये पता ही नहीं है तो आप तो a क्यूब निकालने बैठ जाओगे, तो a क्यूब नहीं निकालना है। तो a क्यूब नहीं निकालना है तो क्या करना है हमें? डिटर्मिनेंट a का क्यूब कर देंगे। तो डिटर्मिनेंट a निकाल लो बस सीधे यहां से। कितना आ रहा है? 12 माइनस 2 यानी 10। तो 10 का क्यूब यानी आंसर क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? जैसे के ए का डिटर्मिनेंट, के ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है? के की पावर एन डिटर्मिनेंट ए। बच्चों के क्या है यहां पे? कोई स्केलर वैल्यू, स्केलर वैल्यू, और एन क्या है? ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट दिया है मान लीजिए 5। तो बताओ 2a का डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो क्या आ जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से? 2 की पावर 3। भाई 3x3 ऑर्डर है यानी n की वैल्यू 3 हो गई। और डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए कितना है? 5। तो 8 इंटू 5, आंसर क्या आ जाएगा? 40। सबको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5, बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लिया हम लोगों ने, जैसे एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए वी आ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैविंग ऑड ऑर्डर, ऑड ऑर्डर वाला हो, ऑड ऑर्डर यानी तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0 हो जाएगा। जैसे अभी मान लीजिए ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जैसे 0 a माइनस बी, तो यहां b माइनस ए, b माइनस सी या c माइनस बी, ये 0, c माइनस ए माइनस सी, और ये 0। तो हम लोग देख रहे हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। पहचान क्या होती है? डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं और इन दोनों का सम यानी 1 2 और 2 1 का सम क्या होता है? 0। इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? 0 आ जाएगा।
तो क्लियर है सबको? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है? 0 होता है। कब? जब उसका ऑर्डर कैसा हो? ऑड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 हो गई। चलिए 6 पे आ जाते हैं। 6 प्रॉपर्टी क्या कहती है? किसी भी डिटरमिनेंट के या किसी भी एक रो के सारे एलिमेंट 0 हैं तो उसका डिटरमिनेंट 0 होता है। और 7वीं प्रॉपर्टी क्या कहती है? किसी भी डिटरमिनेंट के कोई भी दो रो आइडेंटिकल हो जाएं तो उसका डिटरमिनेंट भी 0 होता है। ठीक है बेटा? और कोई भी दो एडजेसेंट रो, कोई भी दो रो कैसी हो जाए? एडजेसेंट रो इंटरचेंज करनी हो, जैसे आपका ABC PQR XYZ, जैसे मुझे R1 R2 इंटरचेंज करना है, R1 इंटरचेंज R2 से करना है तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव टाइम्स हो जाता है अपने ओरिजिनल डिटरमिनेंट, यानी एक तरह से PQR ABC XYZ। मतलब मैंने क्या किया? यहाँ R1 R2 को इंटरचेंज कर दिया और इंटरचेंज करने पे आपका क्या आया यहाँ? तो नेगेटिव टाइम्स हो जाता है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स थी। चलिए और देखते हैं आगे। अब आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक, एरिया ऑफ ट्राइंगल। बच्चों डिटरमिनेंट मेथड वैसे तो हमने 10th क्लास में पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये डिटरमिनेंट मेथड से निकालना है। तो चलिए देखते हैं। 3 पॉइंट्स दिए हैं, A x1 y1, B x2 y2 और C x3 y3। तो 3 पॉइंट्स दिए हैं और हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है ट्राइंगल का। तो क्या आ जाएगा? 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। ठीक है भाई? तो हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। तो एक्सपेंड करना तो सबको आता ही है, तो हम एरिया निकाल लेंगे। अभी जैसे हमें कोलिनियरिटी पता करनी हो 3 पॉइंट्स की, तो कैसे पता करेंगे? 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी, तो इसी तरीके से 3 पॉइंट्स दिए हैं, x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3। तो यानी आप जानते हैं कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं? जब एरिया 0 हो जाए। तो एरिया 0 लिखेंगे तो इसका मतलब यदि x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 यदि इसका वैल्यू 0 आ जाता है तो इसका मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर है। ठीक है ना बच्चों? क्लियर हुआ? अब आता है इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की इक्वेशन निकालना, यानी 2 पॉइंट दिए हैं x1 y1 और दूसरा दिया है x2 y2। तो तीसरा एक अपनी तरफ से मान लेते हैं x, y। तो हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है जब 3 पॉइंट हो गए, यानी एक तरह से। तो ये x1 y1 x2 y2 और तीसरा x, y मान लेंगे और इसको क्या कर देंगे? एक्सपेंड। तो हमारी लाइन की इक्वेशन निकल आएगी। समझ में आ गया सबको? क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ गए हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। चलिए देखते हैं इसमें आगे किस तरीके से रिकवर करेंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? तो देखिए मैं आपको बता देता हूं। जैसे ए हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया ABCD। अब हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है किसी भी मैट्रिक्स का।
तो बच्चों एडजॉइंट कहते किसे हैं पहले मैं आपको ये समझा देता हूं, ठीक है। तो किसे कहते हैं कि जो भी हमारे मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं उनके क्या निकाल लेंगे, सबके कोफैक्टर्स, यानी कोफैक्टर्स से जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होती है उसके ट्रांसपोज को क्या कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कंस्ट्रक्टेड बाय द कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट्स, यानी हर एलिमेंट के कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होती है उसके ट्रांसपोज को कहते हैं क्या, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे C11, तो C11 आपको मालूम है क्या आया, डी। C12, यहां पे नेगेटिव साइन को बहुत ही ध्यान से देखना है, ठीक है ना बच्चों, नेगेटिव साइन का बहुत ध्यान रखना है कोफैक्टर में। तो 1 + 2 3 होता है तो यहाँ ऑड आएगा तो माइनस साइन, तो C12 1 2 यानी क्या आ गया C, और C21 क्या आ जाएगा, तो 2 1 छिपाया तो आपका आया माइनस B, और C22 क्या आ जाएगा A। तो हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट A। तो कोफैक्टर से मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करी हमने तो कौन सी करी, D -C -B A, और उसका क्या कर दिया, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कर दिया तो क्या आया, D -C -B A, तो ये क्या निकल आया, एडजॉइंट A, एडजॉइंट A आ गया ये, ठीक है। एक शॉर्ट ट्रिक भी है इसकी, देखो एडजॉइंट निकालने की, कि A और D हमने क्या कर दिए, इंटरचेंज, देखो D आ गया A आ गया, और इन दोनों के क्या कर दिए, साइन चेंज, तो इनके बस साइन चेंज करने हैं आपको, यानी डायगोनल एलिमेंट्स आर इंटरचेंज एंड अदर एलिमेंट्स आर साइन चेंज, तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट A हो जाएगा। सबको क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करें या एडजॉइंट A को A से मल्टीप्लाई करें तो हमेशा क्या आता है, डिटर्मिनेंट A इंटू आई आ जाता है। समझ में आया बच्चों, डिटर्मिनेंट A इंटू आई आ जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है, जैसा कि हम जानते हैं A इंटू एडजॉइंट A क्या है, डिटर्मिनेंट A इंटू आई है। अभी हम एक काम करें, A इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें, डिटर्मिनेंट A तो कांस्टेंट है, तो A इनवर्स इंटू A क्या हो जाएगा, आई, तो आई इंटू एडजॉइंट A इक्वल क्या आया, डिटर्मिनेंट A इंटू A इनवर्स इंटू आई, तो A इनवर्स ही हो जाएगा। तो अब ये हमारा A इनवर्स निकालने का फॉर्मूला आ गया, एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। तो हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। अभी आपको एडजॉइंट A निकालना सिखाया था ना, बस डिटर्मिनेंट A और निकाल लेना है। अच्छा ये बताओ, ये मैट्रिक्स कब नॉट इनवर्टिएबल होगा, कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन देते हैं, बताओ ये मैट्रिक्स नॉट इनवर्टिएबल है तो किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालो, तो ऐसा कब होगा, जब डिटर्मिनेंट A को हम 0 ले लेंगे तो ये इन्वर्टिएबल नहीं होगा, और इन्वर्टिएबल कब होगा, जब ये नॉट इक्वल 0, ठीक है। सबको क्लियर है। प्रॉपर्टी नंबर 3, जैसे अभी मैंने एक और चीज पढ़ाई है आपको, A इंटू एडजॉइंट A क्या होता है, डिटर्मिनेंट A इंटू आई। अभी मैंने A इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया था, अब मैं इस बार एडजॉइंट A के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये तो कट गया, यानी आई रह गया, तो A आया, डिटर्मिनेंट A यानी A इंटू आई,
और ये एडजॉइंट ए का इनवर्स। तो बच्चों एडजॉइंट ए का यदि इनवर्स पूछा जाए तो हम क्या लिखेंगे, ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। भाई एक नंबर में भी आ जाएगा तो भी कर लोगे, लेकिन याद रहेगा तब कर पाओगे फॉर्मूला है। और क्योंकि हमें क्या किसकी जरूरत होगी ये पता होगा तो डिटर्मिनेंट ए निकालने की बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, एडजॉइंट ए बी का निकालें तो क्या आएगा, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए ट्रांसपोज का निकालेंगे या एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज कर दें, एक ही बात है। बच्चों ए बी का इनवर्स निकालना हो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स। ए इनवर्स का ट्रांसपोज करना हो या ए ट्रांसपोज का इनवर्स, एक ही बात होती है। किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, आई, या ए इनवर्स इंटू ए करें तो भी क्या आएगा, आई। प्रॉपर्टी नंबर 9, ए इज नॉट इनवर्टिएबल। तो इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ए 0 के इक्वल है। प्रॉपर्टी नंबर 10, जैसे ए एक्स इक्वल टू बी लिखा है और मुझे एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एक्स मैट्रिक्स, तो ए यहां से हटाना पड़ेगा, तो ए इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो ए इनवर्स इंटू ए आई हो जाएगा। तो एक्स इक्वल क्या आ गया, ए इनवर्स बी। सेम इसी तरीके से जैसे मान लीजिए पी एक्स क्यू इक्वल टू आर लिखा है और मुझे एक्स फाइंड करना है, तो P यहां से हटाना है, Q यहां से, तो ऐसे ही उसी साइड उसी फॉर्मेट में लग जाएंगे, यानी P इनवर्स R Q इनवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 12, बच्चों अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था A इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, और मुझे मान लो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए की पावर एन। ओके, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए की पावर एन, यानी के का काम कर रहा है एक तरह से। मैंने अभी प्रॉपर्टी लिखाई थी ना के का डिटर्मिनेंट, के का डिटर्मिनेंट क्या होता है, के की पावर एन डिटर्मिनेंट है, तो आई का डिटर्मिनेंट तो 1 हो जाएगा ना, तो वो ये प्रॉपर्टी यूज हो गई। अच्छा अब ये आ गया आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है इन पे। तो ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या आया, डिटर्मिनेंट ए की पावर एन, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डिटर्मिनेंट ए अलग अलग लिख सकता हूं ना, अभी प्रॉपर्टी लिखाई थी मैंने एक, और ए बी का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, तो अलग अलग कर दिया मैंने दोनों को। तो बच्चों एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1। ठीक है, चलिए और देखते हैं। नंबर 14, एडजॉइंट के का निकालना हो तो क्या आएगा, के की पावर n माइनस 1 एडजॉइंट ए। नंबर 15, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना हो तो क्या आएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। नंबर 16, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1 ए, और इसका भी यदि मुझे डिटर्मिनेंट निकालना हो तो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर है ना सबको, तो ये बेटा ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी एक एक मार्क्स से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग इनको देख लेना, 1 1 मार्क्स से क्वेश्चन इन पे
होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बच्चों लीनियर इक्वेशंस तो वैसे हमने 10th क्लास में भी सॉल्व की थी, लेकिन ये हमारा मैट्रिक्स मेथड है। जैसे a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ये दोनों इक्वेशंस हमें सॉल्व करनी है, लेकिन मैट्रिक्स मेथड से करनी है। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे? a1 a2 b1 b2 x y और ये आ जाएगा c1 c2। तो ये आपका a हो गया, ये x हो गया और ये b हो गया। तो हमें क्या निकालना है? x निकालना है। तो ये क्या लिख देंगे हम यहाँ पे? a इनवर्स b। हाँ भाई, तो हो गया सबका। चलिए और बढ़ते हैं आगे। अभी इसी को 3 वेरिएबल में पूछा जाए। a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 और a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। तो ये 3 इक्वेशन दी हुई हैं और इनको हमें सॉल्व करना है। तो पहले इनको इस फॉर्मेट में लिख लो, a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3। और ये हमारा हो गया x y z और ये आपका आ गया d1 d2 d3। तो ये आपका a मान लो, इसे x मान लो और इसे b। तो x इक्वल टू क्या कर लेंगे? a इनवर्स b। और a इनवर्स हमें निकालना आता ही है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। सबको क्लियर है बच्चों? आप लोग सभी जानते हो a इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a। तो सबसे मेन बात क्या है? डिटर्मिनेंट a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट a 0 आ जाएगा तो ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं होंगे। चलो मैं बता देता हूं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि x इक्वल टू क्या आया था हमारा? एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a इंटू b। यानी डिटर्मिनेंट a यदि 0 नहीं आता है तो इसका मतलब सॉल्यूशन कैसे होंगे? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना? और कंडीशन कैसी होगी? कंसिस्टेंट। लेकिन डिटर्मिनेंट या 0 आ जाता है तो दो वे हो सकते हैं। एडजॉइंट a का b से मल्टीप्लाई करें, यदि वो 0 ना आए तो आंसर आएगा नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। और एडजॉइंट a का b से मल्टीप्लाई करने पर नल मैट्रिक्स आ जाए तो ये 0/0 हो जाएगा और 0/0 हो जाएगा तो क्या आएगा? मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटी मैनी सॉल्यूशन। कंडीशन कैसी हो जाएगी? कंसिस्टेंट। क्लियर है सबको? तो इस तरीके से हम लोग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग इस तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हैं और इसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं उसका मैं अलग से आपको वीडियो सेंड करता हूं, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है ना? जिससे आपकी थ्योरी पूरी तरीके से आपके सामने आ जाएगी और आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।